बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में फंसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हालात पर चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि मजदूरों के लिए जो इंतजाम किए गए वो काफी नहीं है। इस मुद्दे पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। हमने कल भी कहा था कि सिर्फ डांट फटकार नहीं, हमें आदेश चाहिए, मतलब डायरेक्शंस चाहिए, चाहे वो इंटरिम हो अंतरिम हो, डायरेक्शंस चाहिए। ये डांट या फटकार ये कोर्ट का काम नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया न लिया जाए। अब ये एक डायरेक्शन है, निर्देश है। ये जो प्रवासी मजदूर जहां फंसे हैं वहीं उन्हें राज्य सरकार जो है खाने की सुविधा पहुंचाए। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तक ये जानकारी भी पहुंचाई जाए कि उनके लिए मदद कहां कहां उपलब्ध है। ट्रेन और बसों में भी मजदूरों को खाना पहुंचाया जाए। सड़क पर चलते मजदूरों को फौरन ही शेल्टर, खाना और दूसरी सुविधाएं दी जाएं। अब द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत का जो कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की चिट्ठी के बाद लिया है। इन वकीलों में पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, विकास सिंह, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, इकबाल चावला, नवरोज सिरवी, आनंद ग्रोवर, ऐसे वकीलों ने, वरिष्ठ वकील हैं ये, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये चिट्ठी सोमवार को मिली थी, जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों की परेशानियों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस, हिंदी में से स्वतः संज्ञान कहेंगे, मतलब खुद उन्होंने नोटिस किया और फिर इस मामले को पिकअप किया। वकीलों ने यह भी कहा कि पॉलिसी इश्यूज बेस्ट लेफ्ट टू द गवर्नमेंट, यानी जो नीतिगत फैसले होते हैं, नीति के फैसले होते हैं, उनको सरकार ही पर ही छोड़ देना बेहतर है। सिर्फ इतना कहकर कोर्ट अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की उस चिट्ठी पर साइन किए हैं। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो अपना समय में देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है, जैसा कि द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है, वकीलों की चिट्ठी ही ये वजह है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चिंता जताई, और क्या वजह है कि वकीलों को सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर बताना पड़ा कि मजदूरों की हालत क्या है और उस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए विनोद, ये बड़ी दुखद बात है कि सरकार ने जब ये लगाया ये लॉकडाउन, तो ऐसा लॉकडाउन लगाया जैसे कि रात को ही कोई साइक्लोन आने वाला है और 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगा दिया कि अभी रात को नहीं लगाएंगे तो रातों भर में तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम माइग्रेंट लेबर्स का हुआ। कायदे से अगर 3-4 दिन भी अगर टाइम देते और सारे सेक्टर, सारे इंडस्ट्री के लोग को बुलाते, हर इंडस्ट्री का अलग टिपिकल प्रॉब्लम है, उनसे समझते उनका क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको निवारण किया जाए, और उसको अगर कंसिडर करके अगर लॉकडाउन लगाया होता तो इस तरह की प्रॉब्लम आज इस देश में नहीं होती। हमारी इकोनॉमी की जो हालत इतनी बुरी हो गई है वो नहीं होती। उसके बाद विनोद, मैंने आपको बताया, इसके सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन फाइल होने के पहले मैंने सरकार को कई बार बोला डायरेक्टली कि भाई आप जो है जितने भी माइग्रेंट लेबर जहां भी फंसे हैं उनको तब ट्रेन नहीं चला था, मैंने कहा था बस प्रोवाइड कीजिए, रास्ते भर इनको खाना दीजिए और इनको प्रॉपरली इनके घर पहुंचाइए, और जो आना चाहता है उसको वापस भी लाइए, क्योंकि उसके बाद इंडस्ट्री चालू होने की बात भी चल रही थी। कई पिटीशन फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने सिर्फ सरकार के सॉलिसिटर जनरल के कहने पे पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दिया कि नहीं सरकार सब कुछ कर रही है। अब विनोद आपको बताएं, असल में अगर इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो पब्लिक इंटरेस्ट की जहां तक बात हो या अगर फंडामेंटल राइट की बात हो, तो माइग्रेंट लेबर का ही फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हमारा आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। हम लोग को अगर घर को रहने दिया जाए, या इवन मिडिल क्लास तक के लोगों को उनकी जान पे नहीं आती है, उनका सम्मान नहीं खराब होता है, उनको थोड़ी तकलीफ होती है। माइग्रेंट लेबर के जान पे आती है। मतलब अगर उसको एक चॉइस लेना पड़े कि मैं कोरोना से मरूं या इस भूखमरी से मरूं, तो शायद वो कोरोना से मरना अपने को ज्यादा, अपने सम्मान के लिए ज्यादा बेटर समझेंगे। उनके लाइफ एंड लिबर्टी का मामला था। उनके लाइफ एंड लिबर्टी को जब सुप्रीम कोर्ट ने इतने लोग पिटीशन डालने पे जब नहीं इंटरटेन किया, तब इंदिरा जयसिंह ने लेटर ड्राफ्ट किया और मेरे को कहा विकास मैं चाहती हूं आप भी साइन करो। मैंने कहा मैं बिल्कुल साइन करूंगा, क्योंकि उसके मैं बहुत ज्यादा मैं भी दुखी हूं इस बात से लेकर के। और फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन उस लेटर को उन्होंने बेस नहीं बनाया, सुओ मोटो उसको बोल दिया पिटीशन को, सुओ मोटो कर दिया कि ये कह के, क्योंकि ये न लगे एज इफ, हालांकि टाइमिंग से लगता है कि लेटर की वजह से हुआ, लेकिन पिटीशन इस तरह से चलाया एज इफ कि सुओ मोटो हो।
जी विकास, मैं आगे बढ़ता हूं। इस चिट्ठी में, वकीलों को जो चिट्ठी है, उसमें एक अहम बात और भी कही गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से गलत बयानबाजी और दावों पर भरोसा करना चुना सुप्रीम कोर्ट ने। चिट्ठी के मुताबिक ये इमरजेंसी के वक्त की याद दिलाता है, जब हिरासत में बंद लोगों को प्रशासन के, सरकार के रहमो करम पर छोड़ दिया गया कि इस उम्मीद में कि कुछ तो होगा ही। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है, द वे सुप्रीम कोर्ट चोज टू ट्रस्ट द ब्लैंड assertions and patently incorrect statements made by the center reminded them of how it functioned during the emergency era when, I quote, when detainees were left to the tender mercy of the executive with diamond bright, diamond hard hope, end quote. Diamond hard hope, end quote. That something would be done. वकीलों ने यह भी कहा कि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जवाब पर किस तरह संतोष जताया था, जब तुषार मेहता ने कहा था कि कोई भी प्रवासी मजदूर इस वक्त सड़कों पर मौजूद नहीं है। वो झूठ था एकदम, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यकीन किया। हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सरकार के उस नैरेटिव को कबूल कर लिया था जिसमें कहा गया था कि प्रवासी मजदूरों की यह समस्या फेक न्यूज के कारण पैदा हुई है। मेरा अगला सवाल विकास साहब से यह है, इस चिट्ठी में इमरजेंसी से जुड़ा क्या जिक्र किया गया है, क्यों किया गया, और उसके मानी क्या है मौजूदा हालात में? देखिए, इमरजेंसी से जुड़ा सिर्फ इस मामले में कहा जा सकता है कि इमरजेंसी में जैसे फंडामेंटल राइट बिल्कुल सस्पेंडेड था, तो कोर्ट कोई इस तरह की केसेस को ले नहीं रहा था। यहां पर फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने के बावजूद भी कोर्ट सरकार के झूठ बोलने पर, मेरे को ये बहुत दुख लगता है कि सॉलिसिटर जनरल खास करके ज्यादातर अपेयर हुए इस मामले में, और झूठ पर झूठ बोला उन्होंने ये कहा कि एक 3 में से 1 जो जा रहा है प्रवासी मजदूर, उसमें कोरोना इन्फेक्टेड है। किस बेसिस पे कहा, क्या बुनियाद था उनके पास बोलने का? उस समय मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, अगर ऐसी फिगर होती तो आज के दिन में हमारा जो लाखों का मात्रा है वो करोड़ों में हो चुका होता। फिर उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर सबको शेल्टर में रख दिया गया, कोई रोड में नहीं चल रहा है। दूसरा झूठ। तीसरा जो दुखद जो काम हुआ, जो चिट्ठी में जिसकी जिक्र रही थी, जो मैंने ट्वीट किया अपने उसमें, कि जो एक पिटिशन फाइल हुआ कि जो इन पर जो क्रिमिनल केसेस फाइल हो रहे हैं इस मजदूरों पे घर जाने के लिए, ये कह के कि ये सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको सारों को क्वैश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को भी इंटरटेन नहीं किया। मतलब एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। एक बेचारा उस भूखा मर रहा है, उसको आपने बेघर कर दिया, उसको भूखमर्री पे ला दिया, उसको एक प्रिजनर से भी बदतर हालत में कर दी, क्योंकि प्रिजनर को भी कम से कम खाना मिलता है, बाथरूम मिलता है, शेल्टर मिलता है। यहां पर तो आप रोड पे छूटे हुए बेचारे प्रवासी मजदूर, और घर जाने के अगर चाह रहे हैं तो उन पर आप केस ठोक रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी एंटरटेन नहीं किया कि अगर घर जाएंगे तो केस नहीं ठोकेंगे तो क्या करेंगे। मतलब ये एक बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन हो गया था। अगर आपको याद होगा, नारिमन साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिन्होंने हाईकोर्ट्स की सराहना की, बहुत हाईकोर्ट्स ले रहा है। ऑब्वियसली उनका टिप्पणी यही था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम हाईकोर्ट कुछ कर रही है। तो बड़ा ही मतलब ये अजीब, ऐसा इंडिया में कभी नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा सरकार में विश्वास करे और एक हलफनामा में भी डालने को ना बोले कि भाई कम से कम हलफनामा पे डालिएगा तो कोई। आजकल ये ओरल स्टेटमेंट देके जो निकल गए, आज इन पे परजरी भी नहीं लग सकती, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लग सकता। अगर हलफनामा होता तो कम से कम परजरी होती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता। इसलिए ये जो एक टेंडेंसी है मेरे हिसाब से कोर्ट का एक्सेप्ट कर लेना सरकार को, और झूठ पे झूठ सरकार बोले चली जा रही है, उसको एक्सेप्ट करना, वो उससे बड़ी एक हेल्पलेसनेस जैसी फीलिंग हुई मेरे को ही, जिसकी वजह से मैंने उस चिट्ठी पे दस्तखत किया। जी विकास, सेल्फ इफेसिंग डिफरेंस, इस शब्द का इस्तेमाल किया वकीलों ने। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अलग अलग मुद्दों पर हाल ही में लिए फैसले सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर चिंता जाहिर की है, जब कई मजदूर सड़क हादसों, भूख प्यास और अलग अलग कारणों से मारे जा चुके हैं। 40 रेलगाड़ियां, जाना कहीं और था, पहुंच गई कहीं और। हाँ, वो भी तब जब भारतीय रेलवे दुनिया की बहुत अच्छी रेलवे सिस्टम में मानी जाती है। ये क्या, ये 40, 1-2 समझ में आ सकता है कभी कभार, वो भी 40 रेलगाड़ियां। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 मई को जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट की सुविधा बहाल करने से भी इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र को निर्देश दिया है कि अपील दाखिल करने वालों के उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाए। इस पिटीशन में कहा गया था कि मौजूदा 2G सर्विस है इस वक्त कश्मीर में, 2G मौजूदा 2G सर्विस के कारण बच्चों की पढ़ाई, कारोबार में दिक्कत आ रही है, और कोरोना के दौरान लोग वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से जरूरी सलाह नहीं ले पा रहे हैं।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भी 140 से ज्यादा पिटीशंस दाखिल की गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विकास, मेरा आखिरी सवाल, ये अलग अलग मुद्दे जो मैंने लिस्ट किए हैं, इन अलग अलग मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के जो लिए गए फैसले हैं, जो खारिज भी कर रहे हैं, मंजूर भी नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा रवैया, ये अलग अलग मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का रवैया हमने पहले देखा था? विनोद, ये एक ट्रेंड जो कुछ दिनों से चला है, जस्टिस गोगोई के सामने सबसे ज्यादा था, ये बहुत पीक पर था और अनफॉर्चुनेटली अभी भी चल रहा है। ये एक ट्रेंड जो है, इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि जो आम आदमी का जो एक फेथ है इंस्टीट्यूशन पे, वो फेथ उठता चला जा रहा है। अब इन्होंने लास्ट इस जम्मू एंड कश्मीर के मामले में पहले ही कह दिया कि फंडामेंटल राइट है आपका टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस आपको मिलना, और उसके बाद 4G में आप बोलोगे नहीं सरकार डिसाइड करेगी, तो मतलब फिर ये कहीं ना कहीं एक इनकंसिस्टेंसी है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मेकिंग में, कि वो सरकार के खिलाफ कोई कड़े डिसीजन लेने में संकोच कर रही है, और ये संकोच जो है ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है।